अब अगर हम क्रॉसिंग के लिए सेकेंड केस की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट केस के बारे में क्या पढ़ा। फर्स्ट केस के अंदर सोर्स जो था वो मूव कर रहा था और ऑब्जर्वर रेस्ट पर था। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें इसके लिए क्रॉसिंग के अंदर, तो सेकेंड केस अपने पास क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर crosses the moving observer crosses the stationary source। कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो सोर्स को क्रॉस कर रहा है। तो मूव करते हुए जब सोर्स को क्रॉस करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने पास फ्रीक्वेंसी पर, वो अगर हम देखें तो हम बोल लेते हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स जो है वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पर हमने बना दिया कि ये जो सोर्स है आपके पास, ये सोर्स स्टेशनरी है यानी रेस्ट पर है। जब ये सोर्स स्टेशनरी है तो मैं कहूंगा इसकी वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी है अपने पास 0। ऑब्जर्वर जो है वो इसे क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कैसे करेगा, ऑब्जर्वर जो है वो पीछे की ओर से मोशन करता हुआ आ रहा है, पीछे की ओर से मोशन करता हुआ आ रहा है, क्रॉस करेगा यहाँ पर, और क्रॉस करने के बाद में वो मोशन करता हुआ वापिस इधर चला जाएगा, वो मोशन करता हुआ वापिस से इधर चला जाएगा। तो मैं कहूंगा कि क्या क्या कंडीशन होगी। तो ये जो यहाँ पर है इसे हम, जैसे हमने प्रीवियस के अंदर केस के अंदर पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन है, यानी बिफोर क्रॉसिंग की कंडीशन है, बिफोर क्रॉसिंग की ये कंडीशन है, क्रॉसिंग करने से पहले की। ये है आफ्टर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करने के बाद की कंडीशन। अब दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने पहले भी कह दी थी है कि डिस्टेंस जो है यहाँ पर, इस डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब ऑब्जर्वर पहुंचेगा तो फ्रीक्वेंसी हम उसी तरीके से देंगे जितनी है, लेकिन 1 सेंटीमीटर आगे जाते ही अगर वो ऑब्जर्वर सोर्स के फ्रंट के अंदर आ गया, सोर्स को उसने क्रॉस कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग हो जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या कहा कि ऐसे कोई भी केस आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बना लेते हैं। हम ग्रुप बना लेते हैं कि बिफोर क्रॉसिंग की हम बात करें तो बिफोर क्रॉसिंग के लिए मैं बोलूंगा अब आपके पास ऑब्जर्वर ये है और ऑब्जर्वर के लिए सोर्स ये है। जो ऑब्जर्वर ये जब क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग वाली सिचुएशन को हमें एक बार भूल जाना है। क्रॉसिंग वाली सिचुएशन को मैं भूल जाऊं तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि जो वेलोसिटी है इस ऑब्जर्वर की, इसकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग लेते हैं v0, और ये v0 वेलोसिटी से सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव किधर होगी, तो मैं कहूंगा साउंड वेव का प्रोपेगेशन हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होगा। उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा होगी सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो जब हम बिफोर क्रॉसिंग की बात करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसकी डायरेक्शन हम लेंगे सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी v की जो डायरेक्शन है, साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो अब हमने को मिल गई ये वाली। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो कितनी जाएगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा एनडेस एपरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम बोलेंगे v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में n। ये अपने पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। एंड इसमें डिनोट कर रहा हूं बिफोर क्रॉसिंग एपरेंट फ्रीक्वेंसी को। तो देखो वैल्यू रखो यहाँ पर, मैं कहूंगा v तो v ही है। मीडियम की वेलोसिटी जब तक कुछ ना दे तब तक मीडियम की वेलोसिटी को हम कितना लेके चलते हैं, 0। तो 0 माइनस में ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की हम बात करें, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन और साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन देखो अपोजिट है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं वी नोट को क्या लूंगा, वी नोट को लूंगा माइनस वी नोट। अब अगर हम बात करें नीचे वाले की v
प्लस में मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस सोर्स की देखें तो सोर्स जो है वो रेस्ट पर है, सोर्स रेस्ट पर है तो मैं लिखूंगा कि सोर्स जो है वो क्या हो गया आपके पास, उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और साथ में हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी, जो रियल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो n हो गई आपके पास। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी एन डेज की, मैं कहूंगा एन डेज इज इक्वल टू ऊपर क्या बना v प्लस वी नोट अपॉन में नीचे क्या बना v इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी n। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बिफोर क्रॉसिंग अपने पास आ गई v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू में n। अब अगर हम आफ्टर क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आफ्टर क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम बात करेंगे कि n डबल डेज अगर मैं एज्यूम करूं आफ्टर क्रॉसिंग एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो क्या फॉर्मूला अपने पास वही जाना पहचाना v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स स्मॉल n। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज देखूं तो अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग की। तो आफ्टर क्रॉसिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने इधर जो लिया था वो हम भूल जाते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं कि अपने पास दो ही यहाँ पर चीजें हैं, एक तो सोर्स और एक ये सेकंड वाला ऑब्जर्वर, या वही ऑब्जर्वर जो क्रॉस करके इधर आ गया है वो ऑब्जर्वर। इधर वाली चीजों को हम एक बार इग्नोर कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है वो क्रॉस करके इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट। अगर मैं साउंड वेव का प्रोपेगेशन देखूं तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन हम बोलते हैं कि हमेशा जो डायरेक्शन है साउंड वेव की वो सोर्स टू ऑब्जर्वर होगी। सोर्स टू ऑब्जर्वर यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन हो गई सोर्स टू ऑब्जर्वर, यानी इस तरीके से साउंड वेव का प्रोपेगेशन यहाँ पर होगा। तो देखें वैल्यू रखते हैं, मैं लिखूंगा n डबल डेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, मीडियम की वेलोसिटी कुछ भी ना दे तो मीडियम की वेलोसिटी को हम 0 लेकर चलते हैं, 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और v की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। नीचे अगर हम वैल्यू लिखे v प्लस वी एम की वैल्यू 0 माइनस सोर्स की वेलोसिटी, तो सोर्स तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0 इंटू में फ्रीक्वेंसी n। तो n डबल डेज की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहां से बन गया v माइनस वी नॉट अपॉन में v इंटू में n। ये आपके पास आ गई एपरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बाद में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अपने पास से आ गई। अब कौन सी वैल्यू इनमें से ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, तो उसके लिए हम क्या पता लगाते हैं, उसके लिए हम पता लगाते हैं रेशियो, कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो जो है वो रेशियो कितना हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी के रेशियो की बात करें तो रेशियो हम लिख लेते हैं कि n आफ्टर अपॉन n बिफोर, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो हम लोग देख रहे हैं, जिसको हमने डिनोट किया था किससे, एन आफ्टर को किससे डिनोट किया था, एन आफ्टर को डिनोट किया था हमने एन डबल डेज से, अपॉन में एन बिफोर को किससे डिनोट किया है एन डेज से, यानी एन डबल डेज अपॉन एन डेज का रेशियो पता कर रहे हैं। एन डबल डेज की वैल्यू कितनी, तो एन डबल डेज की वैल्यू है आपके पास v माइनस वी नॉट अपॉन में v मल्टीप्लाइड बाई n, अपॉन में n डेज की वैल्यू कितनी है, n डेज की वैल्यू है आपके पास v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू में n। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, देख लो जो कैंसिल आउट होगा, v से v कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो आपके पास जो रेशियो है वो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आफ्टर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या बिफोर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये रेशियो देख लो भाई। अब उस रेशियो की बात करें तो देखो ऊपर जो क्वांटिटी है उसके अंदर वी नोट जो है वो सबट्रैक्ट हो रहा है, जबकि इसके अंदर वी के अंदर वी नोट ऐड हो रहा है। तो इन दोनों में से ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी है, ग्रेटर क्वांटिटी है आपके पास नीचे वाली, और ऊपर वाली क्वांटिटी लेस क्वांटिटी है। तो ऊपर लेस क्वांटिटी नीचे ग्रेटर क्वांटिटी, तो ये जो रेशियो की वैल्यू आएगी आपके पास, मैं बोलूंगा आफ्टर एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बिफोर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है
वो रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर है, तो लेस देन 1 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आफ्टर फ्रीक्वेंसी जो है, आफ्टर एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू बिफोर एपरेंट फ्रीक्वेंसी से लेस है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बिफोर क्रॉसिंग एपरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू आफ्टर क्रॉसिंग एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ग्रेटर होगी। अब अगर हम यहां पर बात करें कि कितनी ग्रेटर होगी, डिफरेंस की बात करें, तो अगर मुझे डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस कितना होगा दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में, आफ्टर क्रॉसिंग और बिफोर क्रॉसिंग के बीच में, तो मैं कहूंगा कि डेल एन डिफरेंस बिटवीन एपरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो डिफरेंस की बात करें तो मैं लिखूंगा कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर लूं ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। तो ग्रेटर कौन सी है, बिफोर, तो मैं लिखूंगा एन बिफोर माइनस में एन आफ्टर। तो वैल्यू देखें हम यहाँ पर अगर एन बिफोर की वैल्यू लिखना चाहें तो एन बिफोर की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैं कहूंगा एन बिफोर की वैल्यू है आपके पास ये रही v प्लस वी नॉट अपॉन में v और इंटू में n, माइनस में आफ्टर की वैल्यू कितनी है, आफ्टर की वैल्यू है आपके पास v माइनस वी नॉट अपॉन में v और साथ में है n। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, डेल n इज इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा n अपॉन v। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया v प्लस वी नॉट माइनस v और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वी नॉट। माइनस v से प्लस v कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पर 2v नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल n इज इक्वल टू 2n वी नॉट अपॉन में v। ये आपके पास आ गया चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी कि जब आफ्टर क्रॉसिंग की बात करें और बिफोर क्रॉसिंग की बात करें तो जो दो फ्रीक्वेंसीज अपने पास आई है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में कितना डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस जो है वो कितना आया आपके पास, 2n वी नॉट अपॉन v आ गया। चलिए नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है क्रॉसिंग जो है वो ये दो टाइप से हो सकती है, दोनों टाइप जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आप जो है इसे नोट डाउन कीजिए और हम फिफ्थ केस पर चलते हैं। फिफ्थ केस जो अपने पास है, टोटल सिक्स केस है अपने पास, सिक्स केस है, इनमें से 4 जो है वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो केस है वो देखते हैं। ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो नॉर्मल केसेस हो सकते हैं वो। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो टिपिकल केसेज है, जो अलग अलग क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम उनका आंसर जो है वो दे सकते हैं, तो उन केसेज को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना कंप्लीट करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर केस क्या होता है, आपके पास फिफ्थ नंबर केस है कि जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोंग अगर मूव कर रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम वेलोसिटी। जैसे मैं बोल दूं कि यहां पर आपके पास एक सोर्स है और सोर्स की वेलोसिटी है आपके पास v, ठीक है। सोर्स जो है वो इधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है आपके पास, वो ऑब्जर्वर भी उसी वेलोसिटी से, यानी जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो भी v ही है और वो उसी डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर कोई भी डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, नो डॉपलर इफेक्ट टेक्स प्लेस।
कोई भी वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वही रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो डॉपलर इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। यानी मैं फिफ्थ केस क्या लिख सकता हूं? मैं बोल सकता हूं नो रिलेटिव motion takes place between source and observer, source and observer। अगर यहां पर हम देखें तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों की सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है यहाँ पर, या रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा तो जो उसकी रियल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, वही उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये आपके पास था केस 5। अगर हम केस 6 की बात करें, अगर हम बात करें केस 6 की, तो केस 6 क्या होता है? केस 6 ये होता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों राइट एंगल पर हो, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर situated at right angle, at right angle, then for small distance, no Doppler effect, no Doppler effect takes place, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर अगर राइट एंगल पर हैं और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसी है? स्मॉल है। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है और सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो है वो 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड हैं, तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा यानी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वही किसके इक्वल हो जाएगी? रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों केस जो है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बार हमारे से क्वेश्चन के अंदर माइनर मिस्टेक जो है वो करवा देते हैं। माइनर मिस्टेक कैसे? कि हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला यूज करते हुए जो है वो कैलकुलेशन करते जाते हैं, और जब अपना आंसर ये आता है कि रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो हमें लगता है कि अपने क्वेश्चन गलत कर दिया और इसके अंदर आप माइनर मिस्टेक कर जाते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा या रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो डॉपलर इफेक्ट वहां पर काम नहीं करेगा, यानी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वही रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। और 6 नंबर केस क्या है? कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो दोनों राइट एंगल पर है, दोनों राइट एंगल पर है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस है, तो डॉपलर इफेक्ट वहां पर नहीं होगा, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। अब जो इसके बेसिक जो क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस के जो टाइप थे वो हमने केस 6 के अंदर जो है 6 टाइप से हमने पढ़ लिए हैं। अब जो इसके कुछ पार्ट्स बचे हैं वो कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके लिए हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज ना करते हुए हम उस क्वेश्चन के बेसिस पर ही फॉर्मूला बनाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें ऐसे करना है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे करना है। तो वो टिपिकल सिचुएशंस जो है वो हम डॉपलर इफेक्ट की स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सम टिपिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन एंड
एडवांस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर हम नीट लेवल की बात करें तो नीट लेवल के अंदर इनमें से कम ही पूछा जाता है। अगर हम जी मेन एंड एडवांस की बात करें तो जो अपने पास कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। टिपिकल केसेज कौन कौन से होते हैं, तो अगर टिपिकल केसेस की बात करेंगे तो ये एज ए क्वेश्चंस ही हैं जो आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, फर्स्ट टिपिकल केस की, तो फर्स्ट केस क्या होता है आपका, व्हेन एन व्हीकल मूविंग towards a wall and blowing the horn, जब कोई भी, क्या हो गया ये क्वेश्चन किस टाइप का है, मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपके पास एक कोई व्हीकल है, ठीक है, और इस व्हीकल से मूव कर रहे हैं हम एक वॉल की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ पर आपके पास कोई एक वॉल है और इस वॉल की तरफ जो है वो ये व्हीकल मूव कर रहा है और व्हीकल वॉल की तरफ मूव करता हुआ हॉर्न ब्लो करता है, यानी इस पर एक साउंड का सोर्स लगा हुआ है जिससे, या लाउड स्पीकर की बात कर लूं कि कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है। ड्राइवर जो है यहाँ पर वो क्या करता है, वो यहाँ से हॉर्न बजाता है। जब वो यहाँ से हॉर्न को बजाता है तो यहाँ से जो साउंड वेव है उसका प्रोपेगेशन होता है, यहाँ से साउंड वेव जो है वो वॉल तक जाती है और वॉल पर जाकर वो वापिस रिफ्लेक्ट होकर इस ड्राइवर को सुनाई देती है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जब बॉल से रिफ्लेक्ट होकर वेव जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अगर हम बात करें कि डॉपलर इफेक्ट का सीधा हम फॉर्मूला लगा कर देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं हो सकता। कैसे, इसमें आप सोर्स क्या लोगे, ऑब्जर्वर क्या लोगे। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही जगह पर है तो हम क्वेश्चन के अंदर वैल्यू जो है, अपना फॉर्मूला जो है उसके अंदर वैल्यू क्या रखेंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले इनिशियली आप क्या करेंगे, इनिशियली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साउंड सोर्स है वो साउंड सोर्स से एन फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जो है वो प्रोपेगेट होती है, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापिस आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ गई, वापिस जो आ रही है उसको मैंने बोल दिया एनडेस फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वॉल जो है, वॉल की जगह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई प्लेन मिरर है। क्या है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर है तो उस मिरर के अंदर इस व्हीकल की एक इमेज बनेगी, एक इमेज बनेगी। तो मैं बोल दूंगा इमेज बना देते हैं। हमने यहाँ पर इस व्हीकल की एक इमेज ड्रॉ कर ली। अब ये जो इमेज है यहाँ पर, इसका क्या यूज है यहाँ पर, तो हम बोलते हैं कि इसका यूज जो है वो हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में मदद करेगा। कैसे कि यहाँ पर मैं बोलूंगा कि वो जो व्हीकल है उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। अगर व्हीकल की वेलोसिटी को हम बोलते हैं कि व्हीकल की वेलोसिटी है वीसी वेलोसिटी से ये इधर मूव कर रहा है, तो जो यहाँ पर व्हीकल है, जो इमेज है यहाँ पर व्हीकल की, वो किधर मूव करेगी, तो वो टुवर्ड्स द वॉल या टुवर्ड्स द प्लेन मिरर उसी सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर हम प्लेन मिरर की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो भी प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगी। अब इसका यूज कैसे हुआ, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, वो वॉल से ना आकर एक इमेजिनरी सोर्स से आ रही है और वो इमेजिनरी सोर्स जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर वो इमेजिनरी सोर्स है आपके पास ये इमेज। तो अगर हम ये एज्यूम करें तो ये तो आपके पास बन गया सोर्स, ये तो आपके पास क्या बन गया, सोर्स बन गया।
जिससे रिफ्लेक्टेड वेव उस व्हीकल तक आ रही है। और ये जो आपके पास व्हीकल है ये क्या बन जाएगा, आपके पास ऑब्जर्वर बन जाएगा। अब बोले सर ऐसे कैसे, हम तो इसको सोर्स लेके चलेंगे क्योंकि एन फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव यहाँ से प्रोपेगेट हो रही है। तो बेटा जी एन फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव यहाँ से प्रोपेगेट हो रही है, तो ये सोर्स तो ये ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर से आपको ये ऑब्जर्वर और आ गया, ये भी ऑब्जर्वर और ये भी ऑब्जर्वर। या तो आप इस वॉल को सेकंड केस के लिए सोर्स लेके चलो तो आपका सही आएगा, लेकिन अगर सोर्स लेके चलोगे तो व्हीकल तो इधर मूव कर रहा है, व्हीकल इधर मूव कर रहा है, तो आपको जो है वो यहाँ पर वॉल जो है वो तो रेस्ट के अंदर दे रखी है, वो तो स्टेशनरी होती है, उसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी। तो अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ये सोर्स ये ऑब्जर्वर फिर ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, तो अपना क्वेश्चन है रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम साउंड इमेज बनाते हैं, यहाँ पर साउंड इमेज बना दी कि ये व्हीकल इधर मूव कर रहा है, तो वो जो इमेज है इसकी वो टुवर्ड्स द वॉल मोशन कर रही है। अब रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, हम इस फर्स्ट वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं, जब हम केवल रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये तो है आपके पास सोर्स और वो क्या बन गया, ऑब्जर्वर। अगर ये सोर्स है आपके पास तो मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो मैं बोलूंगा वो सोर्स था आपके पास, वहां से कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, एन फ्रीक्वेंसी का। तो वोल जो है उससे भी एन फ्रीक्वेंसी का ही साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी सोर्स जो है आपने इमेजिनरी यहाँ पर लिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनिशियल एन है। अब जब ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ तक आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एन डेस, और एन डेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट क्या, हमें बेसिक एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन देखनी होगी। तो अब देखो हम केवल सेकंड केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जब साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक आई थी उसकी हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो जब साउंड वेव जो है वो सोर्स से यहाँ तक ऑब्जर्वर तक आएगी तो मैं कहूंगा साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन है वो साउंड वेव का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन है। चलो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं डॉपलर्स फॉर्मूला तो अपने पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है, मैं बोलूंगा एन डेस इज इक्वल टू कितनी होती है, v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में इनिशियल फ्रीक्वेंसी n। तो अगर हम बात करें एन डेज की तो एन डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v ही है आपके पास, प्लस में मीडियम की बात नहीं कर रहा, तो मीडियम की वेलोसिटी को हम कितना लेके चलते हैं, 0, तो मीडियम की वेलोसिटी को हमने लिख लिया 0, माइनस में वी नॉट क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ये, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी, vc ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और vc और v वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की अगर हम डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो मैं बोलूंगा वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस vm की वैल्यू 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, और जो साउंड वेव के प्रोपेगेशन की या साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी इसी तरीके से, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, vc ही, यहाँ पर अभी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है, vc, उस व्हीकल की वेलोसिटी के इक्वल इनटू में n। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखूं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी v प्लस वी सी अपॉन में v माइनस वी सी इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी n। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, हमें जो है वो उसकी साउंड इमेज बनानी है, यानी ये लेके चलना है कि वॉल नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक प्लेन मिरर है, और उससे हमें इमेज बनाकर चलनी है। जो इमेज है वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी, जो ये ड्राइवर है या जो ये व्हीकल है वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, और अपने पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए छापिए।
अब देखो, अब की बार जो मैं ये केस करवाने जा रहा हूँ उसका आप कंपैरिजन करोगे इस केस के साथ कि इस केस के अंदर हमने क्या चीजें छोड़ी, क्यों छोड़ी है, और उस केस के अंदर हम जो चीजें ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। ये रीजन अगर आप खुद समझ लेते हो तो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हो तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए, सेकंड केस जो है वो सेकंड केस क्या होता है आपके पास, सेकंड केस होता है आपके पास इफ व्हीकल, या मैं ऐसे लिख लूं, इफ टारगेट इज मूविंग, इफ टारगेट इज मूविंग। और इसके बारे में जो है वो हम क्या लिखेंगे, मैं डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं। अगर हम बात करें, मैं बोल लेता हूं यहां पर कोई आपके पास कोई वॉल टाइप के अंदर है, वॉल नहीं बोल सकता क्योंकि वॉल बोल दिया तो आप बोल दोगे कि टारगेट जो है वो मूव कैसे कर रहा है। यहाँ पर कोई आपके पास साउंड सोर्स है, यहाँ पर जो है वो साउंड का सोर्स है, और यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वर है। ये जो है वो क्या है, ये है आपके पास ऑब्जर्वर, और ये जो है वो है आपके पास सोर्स, ये है आपके पास सोर्स। तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि यहाँ से साउंड वेव, साउंड सोर्स से साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, साउंड वेव जो है वो वॉल की तरफ मूव करती है, और वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वो वापिस जो है वो इसको सुनाई देती है, यानी ऑब्जर्वर को सुनाई देती है। तो अगर वो वापिस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर n एज्यूम करूं तो मैं कहूंगा कि ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रही है वो फ्रीक्वेंसी है n डबल डैश। तो n डबल डैश की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, और वॉल जो है वो वॉल किसी वेलोसिटी vt से मूव कर रही है। अब ये मूव करने की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मूव कर रही है तो अलग अलग केस बन जाएंगे आपके पास। अब इफ टारगेट इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स और इफ टारगेट मूविंग अवे फ्रॉम ए सोर्स, तो हम एक केस की बात करेंगे। हम एक केस सिंपल सा ये लेंगे कि vt वेलोसिटी से टारगेट या वॉल जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछेगा क्या, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछेगा कि यहाँ से सोर्स से n फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव किसी मूविंग टारगेट की तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है, तो ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर हमें ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर लेते हैं कि पहले तो हम बोलते हैं ये सोर्स है और ये वॉल जो है वो बिहेव करेगी ऑब्जर्वर की तरह। ये जो वॉल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जर्वर की तरह। और यही क्वेश्चन है जिसकी मैं शुरुआत के अंदर बात कर रहा था कि इससे पहले वाले केस के अंदर तो हमने वॉल को ऑब्जर्वर नहीं लिया, हमने फर्स्ट वाले केस को जो है वो रिमूव ही कर दिया, हवा यूज कर दी। तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर जो है वो इसके अंदर हमने क्यों ले लिया। तो दोनों के अंदर किस बात का डिफरेंस है, उसके अंदर जो वॉल है वो रेस्ट के अंदर थी, यानी उसकी वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी जब 0 होगी तो मैं कहूंगा कोई भी रिलेटिव मोशन वहां पर नहीं हो रहा था, कोई भी रिलेटिव मोशन वहां पर नहीं हो रहा था, तो हमने वहां पर फर्स्ट केस जो था उसको छोड़ दिया। अब अगर रिलेटिव मोशन ना होता है तो रिलेटिव मोशन अगर नहीं होगा तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसीलिए हमने इमेज की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल ली थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ ये vt वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन होगा यहाँ पर, और रिलेटिव मोशन होने की वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ से जो n फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो जब इस ऑब्जर्वर तक या वॉल तक आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n डैश। ठीक है,
अब ये जो आपके पास मैंने बताया वो है आपके पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वर है या ये जो वॉल है वो एंडेस फ्रीक्वेंसी के सोर्स की तरह बिहेव करेगी, एंडेस फ्रीक्वेंसी के सोर्स की तरह बिहेव करेगी। और एंडेस फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू है एन डबल डैश। तो ये बन गया ऑब्जर्वर, ये बन गया सोर्स। ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या? ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट केस के अंदर जो है फर्स्ट कंडीशन जो है उसके थ्रू एंडेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको सोर्स अज्यूम करते हुए एन डबल डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर उसको सोर्स लेते हुए, तो अगर हम उसको सोर्स लेते हुए ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी को एंडेस एज्यूम करते हैं, तो एंडेस की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो हम अगर डॉपलर इफेक्ट के थ्रू, डॉपलर इफेक्ट का जो अपने पास जनरल एक्सप्रेशन होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, वो अगर अप्लाई करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? मैं कहूंगा कि एंडेस जो है आपके पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी, हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस के अंदर की। तो फर्स्ट केस के अंदर हम बात कर रहे हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो है एन, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है एन डैश। तो हम कहेंगे कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी? एन डैश। एन डैश कितनी हो जाएगी? तो मैं बोलूंगा v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई एम। ये हो जाएगी भाई, क्योंकि वो तो सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो एन डैश इज इक्वल टू, वैल्यू देखो अपने पास है सबसे पहले v वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो अगर फर्स्ट की हम बात करेंगे तो साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो मैं कहूंगा वेलोसिटी इसके लिए फर्स्ट केस के लिए सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन हो गई ऑब्जर्वर की तरफ। अगर ऑब्जर्वर की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं तो हमने लिख दिया v प्लस में मीडियम की वेलोसिटी। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें नहीं दी हुई हो मीडियम के बारे में तो हम मीडियम की वेलोसिटी को जीरो लेके चलते हैं, माइनस में वी नॉट, और क्या है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर वीटी वेलोसिटी से टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों के मोशन की डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों के मोशन की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो मैं यहाँ पर वीटी की जगह क्या लिख लूंगा? उसकी नेगेटिव वैल्यू वीटी अपॉन में v प्लस में मीडियम की वेलोसिटी जीरो माइनस वी एस यानी सोर्स की वेलोसिटी। अब सोर्स देखो, सोर्स की बात करें तो सोर्स तो यहाँ पर ही है, इससे तो वेलोसिटी जो है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जो है वो साउंड वेव का ही प्रोपेगेशन हो रहा है। वेलोसिटी जो है इस सोर्स की वो कुछ भी नहीं है, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों जो है वो एक जगह रेस्ट पर है, क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वैल्यू भी जीरो और इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास? रियल फ्रीक्वेंसी एन। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? v माइनस माइनस प्लस वी टी अपॉन में v मल्टीप्लाइड बाई एन। ये आपके पास आ गई एन डैश की वैल्यू। अब ये जो एन डैश की वैल्यू है वो उसके लिए हम बोलेंगे कि वोल जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी केस सेकंड के अंदर, और सोर्स की तरह बिहेव करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी है एन डैश। अब सोर्स से वेव जो है उस वेव का प्रोपेगेशन ऑब्जर्वर की तरफ हो रहा है, और ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास? जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों ये जो आपके पास सोर्स है और ये जो ऑब्जर्वर है दोनों ही रेस्ट पर है, केवल मोशन कौन कर रहा है? ये वॉल मोशन कर रही है। तो अगर हम बात करें कि सोर्स जब एन डैश फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव का प्रोपेगेशन करता है तो उस साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है सोर्स टू ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर होगी, यानी इस केस के लिए सेकंड वाले के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई।
तो अगर हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें या फिर वो फ्रीक्वेंसी देखें जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी है, तो हम बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर या रियल ऑब्जर्वर, जो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वर दिया हुआ है। तो अगर हम एन डेज की वैल्यू दिखेंगे, एन डबल डेज की, तो मैं लिखूंगा एन डबल डेज इज इक्वल टू वी प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में वी प्लस वी एम माइनस में वी एस मल्टीप्लाइड बाई एन डेज। अब उसके लिए रियल फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, एन डेज, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो एन डबल डेज इज इक्वल टू, वैल्यू मैं रखूं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, प्लस में मीडियम की वेलोसिटी कुछ नहीं दे रखा तो 0, माइनस में वी नॉट, वो क्या है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है 0, तो माइनस का 0 अपॉन में v प्लस मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस साउंड वेव की साउंड सोर्स जो है उसकी वेलोसिटी, सोर्स अब ये है, इसकी वेलोसिटी कितनी है vt, और vt की अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों ही डायरेक्शन देखो सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा माइनस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वेलोसिटी की वैल्यू है vt इनटू में एन डेज। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो मैं कहूंगा एन डबल डेज इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी टी इंटू में एन डेज। अब अगर यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूं एन डेज की, तो एन डबल डेज की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, मैं v अपॉन में v माइनस वी टी है, और एन डेज की वैल्यू कितनी, एन डेज की वैल्यू है v प्लस वी टी अपॉन में v इंटू में n। v से v आपके पास हो गया कैंसिल आउट, तो n डबल डेज यानी जो आपके पास रियल ऑब्जर्वर है उसकी फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, v प्लस वी टी अपॉन में v माइनस वी टी इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक को रियल सोर्स, इमेजिनरी ऑब्जर्वर, सेकेंड पार्ट के अंदर इमेजिनरी सोर्स, रियल ऑब्जर्वर, और इस तरीके से आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, छापिए इसे। इसका जो सेकेंड टाइप है, इसी के अंदर हम बोल देंगे कि VT जो है वो VT अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम सोर्स मूव कर रहा है, तो अवे फ्रॉम सोर्स मूव करेगा तो VT की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जो यहाँ पर वैल्यूज हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होकर जो अपने पास सेकेंड जो फाइनल अपने पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है रियल ऑब्जर्वर के लिए, वो अपोजिट आ जाएगी। जैसे इसके अंदर v प्लस वी टी अपॉन वी माइनस वी टी आ रहा है, उसके अंदर आ जाएगा v माइनस वी टी अपॉन वी प्लस वी टी इंटू में n। तो वो कोई मेजर इश्यू नहीं है। अगर आप इन दोनों पार्ट्स में से एक कोई पार्ट अच्छे से समझ लेते हो तो दूसरा पार्ट आप इजीली खुद भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास जो है, नेक्स्ट केस जो है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट
ये जो केस है इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स का मीनिंग आते ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनेगी। हम बोलते हैं कि आपके पास एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और एक सोर्स है, साउंड का सोर्स है, वो साउंड का सोर्स जो है वो यहां से मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करता हुआ जा रहा है, इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करता हुआ जा रहा है। तो इसको ऑब्जर्वर को जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर सिचुएशन पर है, यानी ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। इसी वजह से इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर जो है इसे हम बोलते हैं कि ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी अगर ये रेस्ट के ऊपर है तो। और जो सोर्स है आपके पास, वो सोर्स ऑब्जर्वर के डायरेक्शन से, वो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए मोशन कर रहा है। ऑब्जर्वर की डायरेक्शन और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए मोशन कर रहा है। इस तरीके से मोशन करता हुआ ये जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये मोशन करता हुआ जा रहा है। ये वाला जो एंगल है वो भी कितना है, थीटा है। अगर दोनों जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस सेम है तो अब ये जो ऑब्जर्वर है वो अपनी जगह पर खड़ा है और सोर्स जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। और सोर्स की जो वेलोसिटी है, वो सोर्स की वेलोसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, सोर्स की वेलोसिटी है आपके पास वीएस। वीएस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो जब वो वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट के थ्रू क्या आंसर अपना बनेगा। जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, जैसे हम बोल दें कि ये जो साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है n, तो इस साउंड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके मोशन की वजह से या इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसे हम बोल देते हैं एन डेस। और एन डेस की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो एन डेस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो एन डेस की वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है, इसका आप ऑब्जर्वर की डायरेक्शन के अंदर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो और यहाँ पर जो ये है इसका भी वेलोसिटी है, इस ऑब्जर्वर की डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है। देखिए तो मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है, तो आपको वीएस जो है वो वीएस के कंपोनेंट करने हैं। वीएस के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो वीएस के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा अगर वीएस ये है तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर। ये तो हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके लिए, और ये जो है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर ही है। तो अब मैं अगर वीएस का ये वाला कंपोनेंट देखना चाहूं तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट कितना बन जाएगा आपके पास, वी एस कोस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ये है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये वाला कंपोनेंट देखना चाहूं तो मैं कहूंगा रिजल्टेंट तो वीएस है, तो रिजल्टेंट हमेशा कंपोनेंट के बीच में आएगा, यानी एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर। आपको तो ये कंपोनेंट देखना है जो ऑब्जर्वर की तरफ है, तो मैं कहूंगा ऑब्जर्वर की तरफ वाला कंपोनेंट यानी थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी एस कोस थीटा। तो यहाँ पर तो कंपोनेंट हो गया वी एस कोस थीटा, लेकिन वो जो कंपोनेंट है वो तो ऑब्जर्वर से दूर की ओर है और ये जो कंपोनेंट है वो ऑब्जर्वर के पास की ओर है, नजदीक जा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखना चाहें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, तो अगर हम डॉपलर इफेक्ट लगाएं तो
ए और ऑब्जर्वर, केवल इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है, ए और ऑब्जर्वर। तो मैं कहूंगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी heard by observer when source is at point A, जब सोर्स जो है वो पॉइंट ए पर है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर सोर्स ए पर है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपके पास v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस में वी एस इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी यानी n आपके पास। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोलता है, तो मीडियम की वेलोसिटी को कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पर एन डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v आपके पास आ गया v प्लस में 0 माइनस वी नॉट जो है इसकी वेलोसिटी भी कितनी है 0, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, अपॉन में v प्लस में Vm 0, वेलोसिटी ऑफ साउंड का वो कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर की तरफ है, तो ऑब्जर्वर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, Vs cos थीटा। अब Vs cos थीटा जो है इसे हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन जो है वो देखनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहां से अगर हम बात करें कि सोर्स टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन होती है हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर यानी बात करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसकी डायरेक्शन होगी ये। इन दोनों की डायरेक्शन देखो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो हमें नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा, हमें जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने लिख दी माइनस वी ऐसे कोस थीटा। तो जो अपने पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है वो वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं कहूंगा एन डेस इज इक्वल टू वी अपॉन में एन और साथ में ले लेते हैं एन वी अपॉन वी माइनस वी एस कोस थीटा। यानी जब आपके पास जो सोर्स है वो ए पॉइंट पर है तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस कोस थीटा। अब अगर हम बात करें कि जब बी पॉइंट पर आता है, जब बी पॉइंट पर आएगा तो क्या होगी आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं बोलता हूं एपरेंट फ्रीक्वेंसी heard by observer when source is at point B। अगर सोर्स ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर और सोर्स जो है वो बी पॉइंट पर हो तो बी पॉइंट पर होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी। तो हम बोलेंगे कि बी पॉइंट पर पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो साउंड वेव की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर यानी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसकी डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी। तो अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी का अपने पास फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा एन डैश इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में n। मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो एन डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है तो 0 अपॉन में अगर मैं बात करूं v की तो v प्लस में मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस में किसकी वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी। अब सोर्स की वेलोसिटी देखो किधर है, सोर्स की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और साउंड वेव की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो मैं लिखूंगा माइनस वी एस कोस थीटा इंटू में एन।
तो अपने पास जो आंसर है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? तो मैं कहूंगा बी पॉइंट पर जब सोर्स है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v, और साथ में है n अपॉन में माइनस माइनस बन गया प्लस, तो क्या बन जाएगा v प्लस वी एस कोस थीटा। ये आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई जब सोर्स जो है वो बी पॉइंट पर है। तो अब कई बार पूछ लेता है कि अगर सोर्स जो है वो ए और बी की बजाय बीच में कहीं पर हो, यानी सी पॉइंट पर हो, तो जब वो सी पॉइंट पर है तब वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? तो मैं कहूंगा व्हेन source is at point C, then apparent frequency कितनी हो जाएगी? तो मैं कहूंगा सोर्स अगर C पर है, तो देखो सोर्स अगर मूव करता हुआ C पर आ गया तो एंगल कितना बनेगा? तो मैं कहूंगा सोर्स अगर C पर आ गया तो ये वाली जो लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड सोर्स है, वो लाइन ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, और जो ये वाली लाइन है जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, वो लाइन होगी इस डायरेक्शन के अलोंग। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? थीटा, और थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों में से किसी भी वैल्यू, किसी भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू रख दो 90। तो मैं कहूंगा अगर मैं वैल्यू रखता हूं 90 तो अपने पास बहुत ही अच्छा आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गई तो v से v कैंसिल आउट होकर एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। यानी जब सोर्स सी पॉइंट पर है तब जो ऑब्जर्वर है उसको सुनाई देने वाली एपरेंट फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो है वो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट का ही एक पार्ट और है। जैसे ट्रांसवर्स हमने ये वाला पढ़ा था जिसके अंदर हमने वैल्यू जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की थी जिसमें सोर्स मूव कर रहा था। अब अगर हम एक कंडीशन और पढ़ें इसी के अंदर, तो इसी के अंदर मैं बी कंडीशन नाम दे देता हूं। अगर उसको हमने कंडीशंस नाम नहीं दिया है तो आप ए नाम दे देना उस कंडीशंस को। अगर हम बी कंडीशन की बात करें तो बी कंडीशन किस तरीके से हो सकती है कि आपके पास कोई दो व्हीकल है, ठीक है, और वो व्हीकल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। कोई दो व्हीकल है और वो व्हीकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कोई एक व्हीकल है, ठीक है, इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है जो साउंड वेव का प्रोपेगेशन करता है। दूसरा आपके पास कोई व्हीकल इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ये जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और ये वाला जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इसके लिए बोलूं तो ये आपके पास कार फर्स्ट है, इसको बोल देते हैं कार फर्स्ट, और इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो वैल्यू है अपने पास v1। इसकी वेलोसिटी मैं कितनी ले लेता हूँ? v1। अगर इसकी बात करें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है v2, और ये किधर मूव कर रही है? टुवर्ड्स अप साइड। अब ये वाला जो एंगल है वो अपने पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और मेरे को एंगल दिया हुआ हो इन दोनों का, एंगल कौन सा? अब मैं सबसे पहले तो बात करूंगा इसके स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन बना ली इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेंटर से स्ट्रेट लाइन बना लूं ताकि एंगल जो हम बनाए वो क्लियरली हमें नजर आए। अब हम बात करेंगे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर, तो इन दोनों को हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये एंगल हमने बोल दिया θ1, ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है इसे हमने बोल दिया θ2। ये वाला जो एंगल है वो कितना है? θ2 है। अब ये जो यहाँ पर व्हीकल है, ये जो यहाँ पर व्हीकल है वो किसी एन फ्रीक्वेंसी का हॉर्न जो है वो प्ले करता है। एन फ्रीक्वेंसी का हॉर्न
ब्लो करता है या प्ले करता है, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो अगर हमें देखना हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे सुनाई देगा, तो ये उसी डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा सा अलग पार्ट है। अगर हम यहाँ पर उसी तरीके की बात करें, उसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, तो सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास ये वाला है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, ये वाली कार बिहेव करेगी सोर्स की तरह, क्योंकि हॉर्न ये ब्लो कर रही है। ये वाली जो कार है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ये वाली कार बिहेव करेगी ऑब्जर्वर की तरह, क्योंकि इसको सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी, और इसको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूँ एनडेस, और एनडेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कार है वो v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, लेकिन अगर हम सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाएं तो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने पर मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो इस वाली डायरेक्शन के अलोंग चाहिए, इस वाली डायरेक्शन के अलोंग चाहिए। तो मैं v1 के दो कंपोनेंट करता हूँ, एक कंपोनेंट तो हो गया ये, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, v1 cos थीटा1, क्योंकि थीटा1 के साथ कंपोनेंट बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला एंगल अगर थीटा2 है तो ये वाला एंगल जो है वो भी कितना आएगा, थीटा2 ही आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है इस डायरेक्शन के अलोंग, v2 जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है, लेकिन मुझे जो v2 की वैल्यू चाहिए वो तो इस वाली लाइन के अलोंग चाहिए, इस लाइन के अलोंग चाहिए, तो मैं कहूंगा इस वाली के अलोंग चाहिए, तो मुझे v2 के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और दोनों जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, इसका यूज है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो v2 के साथ थीटा एंगल जो बनाता है वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos थीटा2 हो जाएगा। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन की बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सोर्स टू ऑब्जर्वर मूव कर ऑब्जर्वर होती है, तो सोर्स ये रहा, ऑब्जर्वर ये रहा, यानी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास ये सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ से अगर मैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी heard by कार सेकेंड, heard by कार सेकेंड, जो नीचे ये आपके पास कार है, इस कार सेकेंड, ये जो कार सेकेंड का ड्राइवर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो एनडेस इज इक्वल टू कितना, v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस में वी एस इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी n। अगर मैं वैल्यू देखूं तो मैं वैल्यू लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v, प्लस में मीडियम की बात नहीं कर रहा तो मीडियम की वेलोसिटी 0, माइनस में वी नॉट, अगर वी नॉट की हम बात करें, जो वी नॉट है आपके पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो ऑब्जर्वर है कार सेकेंड, और कार सेकेंड की वेलोसिटी देखो कितनी है, v2 cos थीटा2, लेकिन v2 cos थीटा2 की अगर मैं v के रिलेटिव में डायरेक्शन देखूं तो साउंड वेव की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है v2 cos थीटा2 की। देखो v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव उसकी डायरेक्शन ये वाली है, और जो ऑब्जर्वर है आपके पास उसकी डायरेक्शन है ये वाली, तो ये जो डायरेक्शन है वो इसकी अपोजिट है, और अपोजिट है तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसे मैं कितना लिख लूं, माइनस का v2 cos थीटा2 अपॉन में v प्लस में मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस सोर्स की वेलोसिटी कितनी है अपने पास, v1 cos थीटा1, और v1 cos थीटा1 की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, तो ये वैल्यू हमें एज इट इज रखनी है, कितनी, v1 cos थीटा1 इंटू में n। तो अपने पास जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो सेकंड कार वाला ड्राइवर सुनेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनडेस इज इक्वल टू v माइनस माइनस प्लस v2 cos थीटा2 अपॉन में v माइनस v1 cos थीटा1 इंटू में n। ये अपने पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगर हम और ज्यादा केसेज की बात करें तो और ज्यादा केसेज के अंदर हम बोल सकते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसे।
हम देखेंगे कि जब सोर्स जो है वो अगर किसी रेस्ट के या स्टेशनरी ऑब्जर्वर के चारों ओर किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है, तो किस तरीके से एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या फिर अगर हम बात कर लें कि सोर्स तो रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर उसके चारों ओर रोटेट हो रहा है, तो किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने पास फोर्थ जो अपन बोलेंगे, फोर्थ जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है वो किसका होता है, वो होता है रोटेटिंग सोर्स और ऑब्जर्वर, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक रोटेट हो रहा हो। रोटेट अगर कोई एक हो रहा हो तो हम किस तरीके से वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम ये बोल देते हैं कि एक कोई सोर्स है आपके पास और वो सोर्स जो है वो एक आर रेडियस के सर्कल के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। एक सोर्स है आपके पास, ठीक है, मैं सोर्स की बात करूंगा, मैं बोल लेता हूं ये आपके पास यहाँ पर एक सोर्स है और वो सोर्स जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। तो ये इधर घूमता हुआ इधर आएगा, दो तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। ये इस तरीके से घूमता हुआ आएगा, इधर जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी अपने पास मिल जाएगी। कैसे, मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो हमें वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी वो मिल जाएगी। इस वेलोसिटी को मैं v नोट एक बार एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें v नोट ही यूज में कर लेनी है, ओमेगा और r यूज में नहीं लेना है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर 0 है तो इसको जो सुनाई दे रही है, इस साउंड वेव जो सुनाई देगी उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी। और अगर हम बात करें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे सुनाई देगा, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे सुनाई देगा। तो अगर हम बात करें कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल है हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर साउंड सोर्स जो है वो इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है। जब साउंड सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो कंडीशन अलग बनेगी, और जब वो साउंड सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर मूव करेगा तो वहां पर कंडीशन अलग बनेगी। अब अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो कब होगी मैक्सिमम और कब होगी मिनिमम, तो अगर हम बोलें कि जब आपको नजर आ रहा होगा जब ये जो साउंड सोर्स है वो इधर मूव कर रहा है इसकी तरफ, तो इधर मूव करेगा, मैं बोल रहा हूँ v नोट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा व्हेन, फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, व्हेन, या फर्स्ट ना बोलकर इसको ए बोल देते हैं, व्हेन सोर्स is rotating towards observer, अगर वो ऑब्जर्वर की तरफ रोटेट हो रहा है या मोशन करता हुआ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन देखें, तो यहाँ पर सोर्स है, मैं कहूंगा सोर्स टू ऑब्जर्वर होगी डायरेक्शन, सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन हो गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा एन डैश इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो v प्लस वी एम माइनस वी नोट अपॉन में v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में रियल फ्रीक्वेंसी, जो रियल फ्रीक्वेंसी n है वो जो ये साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूं, तो वैल्यू लिखूंगा तो मैं कहूंगा आपके पास v वेलोसिटी है साउंड वेव की, vm 0, ऑब्जर्वर 0 अपॉन में v प्लस वी एम 0, सोर्स की वेलोसिटी, अब सोर्स की पहले तो डायरेक्शन देखो,
सोर्स की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन में ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन में ही है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा आपके पास, वो का वही वी नॉट ही आ जाएगा आपके पास, कोई डायरेक्शन वही है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, इनटू में एन। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमारे पास एन डैश इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, वी अपॉन में वी माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एन। तो जब साउंड सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या तरफ वो रोटेट हो रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई v अपॉन वी माइनस वी नॉट इंटू में n। अगर हम इसके अपोजिट बात करें, हम इसी के अंदर दूसरी बोल दें कि व्हेन सोर्स इज रोटेटिंग away from observer, away from observer, अगर वो ऑब्जर्वर से दूर की ओर रोटेट हो रहा है, यानी ये वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी है, वी नॉट, लीनियर वेलोसिटी वी नॉट। और इसके अंदर अगर हम वेलोसिटी की बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर हमने डायरेक्शन ले ली, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन हो गई ये वाली। तो अगर हम यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो मैं लिखूंगा एन डैश, वही फॉर्मूला आपके पास v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एम माइनस में वी एस इंटू में n। तो अगर मैं वैल्यू रखूं तो वैल्यू रखूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v, मीडियम की वेलोसिटी 0, वी नॉट की वेलोसिटी 0, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, v प्लस में मीडियम की वेलोसिटी 0 माइनस वी एस सोर्स की वेलोसिटी। तो सोर्स की वेलोसिटी देखो कितनी है, सोर्स की वेलोसिटी है वी नॉट, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा माइनस का वी नॉट इंटू में एन। तो आपके पास जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, v अपॉन में v प्लस वी नॉट इंटू में n। अब देखो अगर हम इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करें तो कंपेयर करने पर हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कब तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, कब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। कब होगी मैक्सिमम, मैं कहूंगा यहाँ पर अपोन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर अपोन के अंदर कम क्वांटिटी आ रही है। तो जिसमें अपोन में कम क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, यानी जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है। तो ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम। यानी क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब सोर्स रोटेट हो रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो मैं कहूंगा वो मैक्सिमम होगी एन डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी नॉट। और मिनिमम कितनी होगी तो मैं बोलूंगा मिनिमम जो है वो हो जाएगी आपके पास जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर रोटेट हो रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी और वो होगी कितनी, v अपॉन वी प्लस वी नॉट इंटू में n हो जाएगी। तो जब रोटेट हो रहा है, चाहे वो सोर्स रोटेट हो चाहे ऑब्जर्वर रोटेट हो, तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर घूम रहा हो और सोर्स जो है वो रेस्ट पर हो, तो उस टॉपिक को मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पर। आपको क्या लेना है कि ऑब्जर्वर जो है वो घूम रहा है और सोर्स यहाँ पर है, तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ जाएगा, सेम तरीके से आपको कैलकुलेशन से करनी है। चलिए छात्रों, यहाँ से अगर हम रेशियो भी देखना चाहें तो रेशियो भी देख सकते हैं हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का। तो इसका सेकंड केस जो है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे कि जब सोर्स जो है वो तो रेस्ट पर हो यहाँ पर और ऑब्जर्वर जो है वो घूम रहा हो, तो किस तरीके की अपने पास वैल्यू आएगी।
जो वैल्यू आएगी वो अपोजिट वैल्यू जाएगी जो इसकी है, यानी इसके अंदर आपके पास आ जाएगा v अपॉन वी प्लस वी नॉट और उस कंडीशन में आ जाएगा v अपॉन वी माइनस वी नॉट। बाकी सोल्व करके आप लोग देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी रोटेटिंग की बात करेंगे। अगर हम रोटेटिंग की बात करें तो हमने बोल दिया कि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स बाहर खड़ा है। लेकिन अगर हम बोल दें कि सोर्स जो है वो तो चारों तरफ रोटेट हो रहा है, वो तो चारों तरफ रोटेट हो रहा है, और जो आपके पास ऑब्जर्वर है वो उस सर्कल के बीच में कहीं पर खड़ा है। यानी सिचुएशन आपके पास इस तरीके की बन जाए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल है और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर सोर्स जो है वो तो रोटेट हो रहा है, सोर्स जो है वो तो रोटेट हो रहा है किसी वेलोसिटी से। मैं वेलोसिटी v नोट ले लेता हूँ, v नोट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके सेंटर पर एक ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है। अगर सेंटर पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो इसको फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी सुनाई देगी। तो अगर सेंटर पर कोई भी खड़ा है आपके पास ऑब्जर्वर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई सोर्स जो है वो रोटेट हो रहा है और सेंटर पर कोई ऑब्जर्वर सिचुएटेड है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये केस आप जरूर ध्यान में रखोगे, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। कब? जब सोर्स जो है वो तो चारों तरफ मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर जो है वो उसके सेंटर पर हो, तो कोई चेंज यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी ये साउंड वेव, ये सोर्स जो है वो इस ऑब्जर्वर की तरफ मूव नहीं करता और कभी भी ये साउंड सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर मूव नहीं करता। तो दूर मूव नहीं करता या इसकी तरफ मूव नहीं करता तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा वही ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज्यादातर नेवी जो है उसका यूज करती है। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है सोनार। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? सोनार। तो अगर हम सोनार की बात करें तो सोनार जो है वो क्या होता है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता है सोनार जो है वो क्या होता है। क्या होता है कि एक उस पनडुब्बी के अंदर जो है या फिर कोई नेवी का कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, वेव्स को, रेडियो वेव्स को का प्रोपेगेशन करता है। सोनार जो है वो क्या करता है, वेव्स का प्रोपेगेशन करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्या करेगा सोनार जो है वो क्या करता है, वेव का प्रोपेगेशन करता है। जब उन वेव के प्रोपेगेशन के बीच में कोई सब्सटेंस आ जाता है, जैसे कोई पानी के अंदर की हम बात करें तो पानी के अंदर कोई भी, जैसे पहाड़ी आ गई, छोटा मोटा पत्थर आ गया वगैरह कुछ आ गया, बड़ा पत्थर आ गया कोई, या कोई और जहाज आ गया बीच के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि जो वेव प्रोपेगेट हुई थी सोनार से, वो वेव जो है वो उस ऑब्जेक्ट से कोलिजन करेंगी, टकराएंगी या रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होकर वो वापस कहां पर आ जाएगी, सोनार पर आ जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आ जाएगी, तो वेव को वहां तक जाने में कितना टाइम लगा और वहां से आने में कितना टाइम लगा, इसके बेसिस पर दोनों ऑब्जेक्ट है, नेवी का जो जहाज है वो और जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, उन दोनों के बीच
बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है। तो सोनार का यूज किया जाता है किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के अंदर कि भाई इतना एरिया है जहां तक सोनार की वेव जाती है, वहां तक कोई व्हीकल, कोई और व्हीकल तो नहीं है, या कोई सबस्टेंस या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसका यूज किया जाता है सोनार के अंदर, इस प्रॉपर्टी का यूज। अब अगर हम सोनार की बात करें तो सोनार के अंदर हम लोग जो है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो काम में लेते हैं। इसके अंदर जो वेव जो प्रोड्यूस होती है या जो वेव जो हम काम में लेते हैं वो वेव जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव। इनके अंदर जो वेव्स होती है इन्हें बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है सोनार के अंदर, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। अगर हम बात करें कि कोई भी आपके पास v वेलोसिटी के साउंड वेव है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है पानी के अंदर, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो आपके पास सबमरीन है कोई, उस सबमरीन की वेलोसिटी जो है वो कोई है आपके पास, कोई भी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, तो अगर वो टारगेट से जब टारगेट से रिफ्लेक्ट होती है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो महसूस होती है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड वेव किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, बाय टारगेट। कोई भी टारगेट, कोई भी आपके पास कोई दूसरी सबमरीन है कोई भी, या फिर कोई बड़ा पत्थर है, तो वो आपके लिए इस सबमरीन के लिए या सोनार के लिए टारगेट का काम करता है। तो टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आ रही है उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे दी जाती है, कितनी दी जाती है। तो मैं लिखूंगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 1 ± 2 वेलोसिटी ऑफ सबमरीन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इनटू में रियल फ्रीक्वेंसी। अगर हम सबमरीन की बात करें तो सबमरीन अगर v सबमरीन वेलोसिटी से मूव करती है तो v सबमरीन वेलोसिटी से अगर वो मूव करेगी, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, जो अल्ट्रासोनिक वेव जो है इनकी वेलोसिटी है, और n जो है वो रियल फ्रीक्वेंसी हो, तो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो वापस सोनार पर वेव जा रही है उनकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 ± 2 v सबमरीन अपॉन v इनटू में n। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है वो किसके बेसिस पर लिया जाता है, तो अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस कब लिया जाएगा, जब टारगेट अप्रोचिंग द सोनार, जब टारगेट जो है वो सोनार की तरफ मूव कर रहा हो तब तो लिया जाएगा प्लस। और माइनस कब लिया जाएगा, माइनस साइन लिया जाएगा जब टारगेट जो है वो सोनार से दूर मूव कर रहा हो। प्लस साइन जो है वो तो कब लिया जाएगा, प्लस साइन लिया जाएगा व्हेन टारगेट अप्रोचिंग सबमरीन। जब टारगेट जो है वो सबमरीन के नजदीक आ रहा हो तो हम क्या लेते हैं, प्लस। माइनस कब लेते हैं, व्हेन टारगेट मूव्स अवे, जब टारगेट जो है वो दूर जाता है तब हम क्या लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। तो ये सोनार जो है वो सोनार के लिए उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, उसके लिए वो किस तरीके से काम करता है वो